नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और हमेशा की तरह चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, फाइनली झारखंड में तो तारीखों का ऐलान हो गया, महाराष्ट्र पे अभी सीटों में भी पेंच फंसा हुआ है। पहले तो हम झारखंड की बात कर लेते हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करेंगे। 68 सीटें तय किया बीजेपी ने कि उस पर चुनाव लड़ेगी, 66 का ऐलान किया है, बाकी 2 सीटें अपने पास रख ली हैं। हाँ। किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है? स्थिति मतलब देखिए कि कल ही जो है घोषणा हुई है कि जिसमें 68 सीट जो है बीजेपी लड़ेगी और 10 सीट जो आजसू को दिया गया है, 2 सीट जेडीयू को, 1 एलजेपी को। और कांग्रेस में अभी तक जो है आरजेडी को लेके जो एक असमंजस की स्थिति थी, तो उसमें जो है पहले तो था कि आरजेडी साथ साथ नहीं लड़ेगी, अकेली लड़ेगी, लेकिन अभी जो है बात बन गई है। लेकिन एक ये भी सवाल है, कांग्रेस और जेएमएम 70 सीट पे लड़ेगी, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी और जेएमएम कितने पे लड़ेगी अभी ये अभी तय नहीं है। ये अभी तय नहीं है। देखिए, सीटों का सीटों का ऐलान भी हो गया, लेकिन अभी ये जो संभावना है वो। अच्छा, ये आरजेडी की जो तलखी है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? आरजेडी की तलखी थी, चूंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें आरजेडी को बुलाया नहीं गया था। जो नाराजगी थी, 13 से 14 सीटों पर लड़ने की बात किया गया था। तो वो मनोज झा का कहना था कि एक तरह से अपमान किया गया है। लेकिन राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के जाने के बाद, तेजस्वी से मिलने के बाद अब बात जो आई है, बात बन गई है। 7-8 सीट पे जो है आरजेडी वहाँ लड़ सकती है। अच्छा, झारखंड में एक बार फिर से रिपीट होने वाली है जेएमएम, या फिर कुछ अलग समीकरण जो है वो बनते नजर आ रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति कैसी है? मजबूत है? हम तो पहले बात करेंगे इस पे, रणनीति पे, लेकिन जो आपको बता दें वहाँ पे इस बार आसान है बीजेपी के लिए, मुझे जो लगता है। अच्छा। क्योंकि 2019 में बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की थी ओवर कॉन्फिडेंस में। आजसू, जिसको पिछली बार 2014 में 8 सीट दी गई थी, उस बार 10 सीट दी गई है। और उस समय गठबंधन नहीं किया गया था 2019 में। प्लस सरयू राय जो है, सरयू राय विद्रोही हो गए थे, वो भी एक फैक्टर था। जो आपका बाबूलाल मरांडी, वो भी चुनाव अलग लड़े थे। अब जो है आजसू भी है और मरांडी भी है, बीजेपी भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह से अब ये पूरा झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें, हमने बात कांग्रेस की भी कर ली है, हमने बात आरजेडी की नाराजगी की भी कर लिया, और खास कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिन पर हम झारखंड के चुनाव को देख रहे हैं, आने वाले वक्त को देख रहे हैं? और कहते हैं राजनीति में बहुत सारे समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। उस कड़ी में अगर हम झारखंड देखिए, मेन तो 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और बीजेपी एनआरसी की बात कर रही है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिस ढंग से आपका झारखंड और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन की तैयारी चल रही थी बीजेपी की, तो पैरेलली जो वहाँ पे तैयारी चल रही थी, ठीक है। लेकिन हम जो है ये तो चल रहा है, और इस पर हम ज्यादा बात करेंगे कि कैसे जो है बीजेपी इस बार कंप्रोमाइज किया। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वापस आना है ना। 5 साल के बाद में फिर से एक बार महाराष्ट्र में बता दें, महाराष्ट्र में जो है बीजेपी के बारे में बोला जा रहा है कि 155 सीट पे लड़ सकती है, शिवसेना जो 78 सीट पे लड़ सकती है। ये अब हम महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। 55 सीट पे लड़ सकती है। तो अभी तक जो है कोई घोषणा जो आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। शिंदे ने बोला है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, तो जल्दी भी ऐलान हो जाएगा। और उधर जो है महाआघाड़ी में भी कोशिश पूरी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है, हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमित शाह की रणनीति का, जो जब से 2014 से लेकर अभी तक यही है, तब से जो है लगातार वो रणनीति बनाते रहते। उस रणनीति की बात करेंगे, जो रणनीति अभी तक बात आई नहीं है। कैसे राजनीति में रणनीति बनाते हैं, स्थिति को देख के, परिस्थिति को देख के, कहाँ 2 कदम आगे जाना है, 2 कदम पीछे जाना है, कैसे साम दंड भेंट की नीति। तो ये जो साम दंड भेंट की नीति है, जो वो बीजेपी की ओर से चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो हैं, वो पूरा सब देख रहे हैं, पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। झारखंड महाराष्ट्र की बात बता दें। झारखंड में जो है, सॉरी, महाराष्ट्र में बीजेपी 164 सीट पे पिछली बार लड़ी थी, ठीक है। और 2014 में 260 सीट पे लड़ रही है। अभी जो है 155 सीट पे लड़ने की बात आ रही है, तो मतलब 9 सीट पीछे, तो 9 सीट पे मतलब वो समझौता कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद अब झारखंड में लेंगे। झारखंड में पिछली बार जो है 79 सीट पे लड़ी थी। ये देखिए, ये अभी हम बीजेपी की ओवरऑल बात कर रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों को लेकर हम बीजेपी की स्थिति बता रहे हैं। जी,
जी जी। तो वे बता रहे हैं कि दोनों जगह समझौता कर रही है, दोनों जगह सीट कम, चूंकि उसको गठबंधन को साथ में रखना है, किसी स्थिति में गठबंधन छिटके नहीं और उसको गुड बुक में रखना है। तो वो लगता है कहीं ना कहीं कुछ सीट तिलांजलि देना पड़े तो वो अमित शाह करने के तैयार है। पता है कि वो हरियाणा नहीं है, पता है वो गुजरात नहीं है, पता है यूपी नहीं है, एमपी नहीं है, झारखंड और महाराष्ट्र है। यहाँ पे जो है झुकना भी पड़ेगा, तो झुकने के लिए तैयार, समझौता करने के लिए तैयार। राजनीति तो देखिए इसी का नाम है। अच्छा बाबा, ये हमने बीजेपी की स्थिति तो जान ली है, अब हम कांग्रेस और अन्य दल की स्थिति अगर देखें, महायुति की बात हो रही है, एनसीपी की जिसमें हम बात कर लें, हम बात एकनाथ शिंदे की भी कर लें, तो क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, आपको वही बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी बात चल रही है, दोनों तरफ से बात चल रही है। सपा ने भी 12 सीट का ऐलान मांग की है, उधर तीनों तरफ से बात चल रही है, सीटों का लेके जो है तालमेल चल रही है। कितने पे होता है नहीं होता है वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन खास करके हरियाणा में हार के बाद जो है कांग्रेस को वहाँ पे समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति उस ढंग की नहीं है। लेकिन मैं आपको, चूंकि हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्कशन आज कर रहे हैं अमित शाह के रणनीतिक में। जी ठीक है, बताइए। अमित शाह की रणनीति के बारे में आप बता रहे हैं, जैसे अभी पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि पिछली इलेक्शन की हम बात करें तो शिवसेना के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली थी। जून 2022 में कहानी जो है वो उलट हो गई और फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे जो है वो सत्ता पर काबिज हो गए, बीजेपी को समर्थन दे दिया, 40 विधायक अलग हो गए। तो ये महाराष्ट्र में तो चलता ही रहा है, चाहे सीट बंटवारे को लेकर कह लीजिए, चाहे फिर पिछले एक्सपीरियंस को लेकर कह लीजिए। लेकिन जैसा हम बात करें अमित शाह की रणनीति की, उनके चाणक्य कहे जाने की, तो क्या करतब इस बार दिखा रहे हैं? क्या खास कमाल जो उनकी रणनीति है, जो उनका नेतृत्व है, वो महाराष्ट्र में करेगा? देखिए, आपको बता दें कि शिवसेना से जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे, लेकिन जो है बीजेपी की रणनीति थी कि शिवसेना को दरकिरार कर देना और जो है उसको बिग ब्रदर के रूप में बीजेपी को लाना। 2014 में जो है अलग अलग लड़ी थी और बाद में जब बहुमत नहीं मिला तो दोनों साथ साथ आ गए थे और फडणवीस सीएम बने थे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे जो 2019 का इलेक्शन में नतीजे आए तो ये आरोप लगाया, दावा किया कि चूंकि अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये बोला गया था कि मुझे सीएम बनाओ, लेकिन सीएम नहीं बनाया। तो फिर आखिरकार के जो है उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने को तैयार हुआ। चूंकि देखिए वहां पे शिवसेना को सीएम नहीं बनाया, लेकिन उसी के पार्टी के एक आदमी को सीएम बना दिया। तो देखिए कैसे होता है कि वहां पे चूंकि वहां पे चुक गए थे तो उसको लगा कैसे इनको बदला लिया जाए, तो उसी पार्टी को तोड़ के फिर जो एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे बना दिया गया। अच्छा, ये एक फैक्टर जो है महाराष्ट्र में ओबीसी का भी नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि शायद उद्धव के साथ मिल जाएंगे। संजय राउत कहते हैं हमारे पास अभी पेशकश नहीं आई तो हम कैसे करेंगे। क्या ये वाला समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लोकसभा का अलग, और अगर बन जाता है तो फिर क्या? लोकसभा का अलग समीकरण होता है, विधानसभा का अलग समीकरण होता है। ठीक है, तो विधानसभा में जो चीजें होती है उसकी रणनीति अलग होती है। तो ये अमित शाह को, मोदी टीम को ये मालूम है कैसे हमको लोकसभा का लड़ना है, कैसे विधानसभा का लड़ना है, विधानसभा में क्या रणनीति होगी। तो विधानसभा में आप देखिए कि अब छोटी मोटे दल को भी वहाँ पे अहमियत दी जा रही है और चूंकि उनको पता है कि लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि जो है लोकसभा सीट में जो महाराष्ट्र में जब इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत में जो है बीजेपी गठबंधन का सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो उनको पता है कैसे रणनीति करनी है। जैसे अब हरियाणा में आपने देखा होगा, हरियाणा में कैसे रणनीति, चूंकि लग रहा था लोकसभा के बाद पूरी दुनिया मान रही थी वहां पे बीजेपी हार जाएगी, लेकिन हुआ क्या आखिर? हुआ क्या कि देखिए वहां से पता था यहाँ पे मेरा वीकनेस है, तो वीकनेस को कैसे खत्म किया जाए। तो वीकनेस में पहले सीएम को हटाया, उसके बाद जो है 22 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया और जो चीज वो बोल रहे थे केंद्र में हम नहीं लागू करेंगे, वो जो है वहां पे लागू करने की बात किया। जैसे एमएसपी राइट, तो पता है कि हमको बेसिकली कहां पर जो नब्ज है वो पकड़नी। बीजेपी को चुनाव की मशीन बोला जाता है और ये इसको लगता है कि हमको चुनाव जीतना है, तो वहां पे कुछ समझौता भी करना पड़ेगा, 2 कदम पीछे भी चलना है, लेकिन मुझे जीतना है। ठीक है, आपको और भी बता दें कि अमित शाह जो है जब 2014 में प्रभारी बनाया गया यूपी में बहुत कमजोर थी, 10 सीटें था 2019 में मेरे ख्याल से, और उसके बाद 2014 में 73 सीट हो गया, मतलब 7 से गुना वृद्धि। वो अमित शाह के नेतृत्व में हुआ। चूंकि अमित शाह और मोदी की टीम बहुत पुरानी है, गुजरात से काम करती रही है टीम, और वो अमित शाह जो है मोदी के नेतृत्व में पूरे एजुकेशन करते हैं, कैसे एजुकेशन करते हैं। तो वहाँ पे कमजोर जब थी तो पार्टी पूरे प्रदेश में उनका
वर्चस्व नहीं था। तो क्या किया उन्होंने किया सपा को, तो सपा के जो सांसद थे उसको तोड़ा गया, बीएसपी को तोड़ा गया या लाया गया, कांग्रेस को लाया गया। फिर जहां जहां कमजोर था या सिटिंग एमपी थे, जैसे जगदम्बिका पाल का बता दूं, और दो तीन नाम और भी हैं, जो ऐसे लोगों को टिकट बीजेपी से दे दिया। तो ऐसे करीब 20 उम्मीदवार जो थे दूसरे पार्टी से लाए गए थे। इस वजह से वहां पे शानदार जीत हुई, और खास करके मोदी का एक उफान था, पार्टी नेतृत्व मजबूत था, उसके बाद संगठन मजबूत था, पार्टी मजबूत। महाराष्ट्र में लेवल पे काम महाराष्ट्र में मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर तो हर जगह है, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में किस हिसाब से, क्योंकि अगर हम शिवसेना की बात करें, हम बात उद्धव ठाकरे की करें, तो मजबूती तो वहां पर भी बनी हुई है। ऐसे में जो साथ है वो भी मिल रहा है, और जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो ओबीसी की भी है महाराष्ट्र में, मानते हैं वो इस बात को। तो किस तरह से मतलब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में पहली बार जो है सरकार तो बनी थी बीजेपी शिवसेना की, मेरे ख्याल से 93 में सरकार बनी थी, लेकिन जो है बीजेपी जो है छोटे भाई की भूमिका में थी। ठीक है, नहीं 93 में नहीं, अभी पीछे 93 में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी 93, वो जो है बीजेपी जो है छोटे भाई की भूमिका में थी। जब तक बाला साहब ठाकरे थे तो लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी कम सीटें पे लड़ी थी। लेकिन जब मोदी जब आए 2014 में, तब जो चुनाव हुआ, पार्टी को मजबूती मिली, पहली बार जो है बीजेपी का सीएम हुआ, बीजेपी का सीएम हुआ। तो ये एक तरह से वहाँ पे जो है सीटें भी 105 मेरे ख्याल 2014 में जब चुनाव हुआ था, तो बीजेपी को पहली बार वहाँ के इतिहास में 105 सीट पहली बार मिली। तो वहाँ तो देखिए, मोदी बिना बीजेपी अभी नहीं है। मोदी मतलब बीजेपी मतलब मोदी। तो मोदी तो वो उसको आप अलग नहीं कर सकते जब तक मोदी अभी केंद्र के राजनीति में बने रहते हैं, तो वो अहम है। तो देखिए, आप मोदी फैक्टर तो है ही ना। आप देखिए, उड़ीसा में सरकार बना लिया, उसके बाद आप देखेंगे त्रिपुरा में सरकार बनाया, नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी, उत्तराखंड में सरकार बनी, बहुत जगह जैसे कुछ जगह है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, वो जो है बनाया गया था इसमें। ठीक है, ये 145 का जादुई आंकड़ा जो है वो होना चाहिए। क्या बीजेपी एक बार फिर से कमाल कर पाएगी अपने दम पर, या एक साथ तो है वो चाहिए ही चाहिए होगा? तो हम लोग और ये कहा जा रहा है परसेप्शन लेके चलते हैं, लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि लगता है कि जैसे आप कर्नाटक की बात कर लें। कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस की जीत हुई तो बोला गया कि मोदी का फैक्टर खत्म हो गया। उसके बाद फिर जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बीजेपी जीत गई तो बोला राहुल फैक्टर खत्म हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुमान तो आंकड़ों को देखकर लगा लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी जो बीजेपी को अपने आप बहुमत नहीं मिला, तो बोला राहुल फैक्टर जो है हावी हो गया, राहुल का उभार हो रहा है, राहुल का उत्थान हो रहा है। फिर जैसे ही हरियाणा आया तो बोल रहा राहुल जो खत्म हो गया। तो परसेप्शन हम लोग बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वो परसेप्शन फेल भी हो जाता है, जैसे हरियाणा में हुआ है। अब जैसे हम लोग महाराष्ट्र आदि लोकसभा के आईने से देखना चाहिएगा, तो उस हिसाब से बीजेपी नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो बीजेपी में वो पावर है कि 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में चीजें बदल देता है, लास्ट में बदल देता है। ये कुछ और आंकड़े जो हैं आपके पास हैं यहाँ पे? मैं बेसिकली अमित शाह के उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको जो है वहाँ पे उसका जो फैक्टर है कमल ऑपरेशन कमल, ठीक है, वहाँ पे भी आपको देखिएगा कि बहुत जगह ऑपरेशन कमल चला। जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, मणिपुर हुआ, अरुणाचल हुआ। उत्तराखंड में देखा गया कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले 2 सीएम को बदल दिए गए थे। तो वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में जागते हैं, उसी में सोते हैं। तो वो इलेक्शन मूड में ही रहता है। लोग देखिएगा 2 बजे रात तक बैठक चल रही है। रात में जो बैठक हुई वो 2000 रात में 1-1.5 बजे तक बैठक हुई। तो ये पूरा जो है फैक्टर जो है उनको एक तरह से बोलना, मैंने एक तो पार्टी चेहरा हो गया, दूसरा पार्टी हो गया, तीसरा संगठन हो गया, विचारधारा हुआ। जहां पार्टी कमजोर होती है वहां तोड़जोड़ की राजनीति होती है। देखते होंगे कि सरकार कुछ लोग इस पार्टी में शामिल हो गए या कुछ विधायकों को टूट गया। ये जो है मतलब जहाँ पे यदि बहुमत नहीं है तो वहाँ पे भी होता है कि कैसे बीजेपी की सरकार बनाया जाए। अब बात कर रही महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हार के बाद बहुत सारे जो कदम उठाए गए वहाँ से, ठीक है, खास करके बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें माझी लड़की बहन योजना जो है, हार के बाद ये योजना लिया गया कि जिसमें 1500 रुपया जो है
पर लड़की को दिया जाएगा। टोल टैक्स माफ कर दिया गया अभी हाल में, आप देखेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ वक्त पहले मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम किया। अब मुस्लिम को भी खुश करने के लिए मदरसा शिक्षकों की वेतन बढ़ा दी गई है वहाँ पे, ठीक है। नॉन क्रीमी तबके पर ध्यान दिया जा रहा है, हर नॉन तबके क्रीमी लेयर की आय सीमा भी बढ़ा दी गई है, तो कम से कम छोटे लोगों को जो है फायदा होगा। आप देखिए कि आपने अभी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दिया था, दिशा निर्देश दिया था, एक सलाह दिया था कि ओबीसी और जो दलित वोट में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको आप वर्गीकरण कर सकते हैं। और कैबिनेट में ये बोला गया कि नहीं, इसको हम नहीं करेंगे। लेकिन जब चुनाव हो गया, देखिए हरियाणा में लागू हो गया, तो उसको स्टेट वाइज कर रहा है। जैसे एमएसपी पूरे देश में नहीं है, लेकिन वो हरियाणा में लागू कर, ठीक है। तो ये उनकी रणनीति होती है। तो ये रणनीति जो है वो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बनाकर चलते हैं उस हिसाब से भी, ताकि जीत दर्ज कर पाए। पूरे देश में हमने लागू नहीं कर रहे हैं, स्टेट में कर रहे हैं। स्टेट इसका जो है बजट वहन करेगा, बिल्कुल एमएसपी का हो चाहे जो भी हो, वो स्टेट बजट करेगा। बिल्कुल स्टेट स्पेसिफिक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, हिंदू को खुश करने के लिए देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया। उसके बाद आपको सावरकर से लेके हिंदुत्व की लड़ाई है। तो देखिए, ये वही मैं कह रही हूँ कि हर तबके को लुभाने की जो कोशिश है वो हो रही है। अब ये रणनीति कितना काम करती है आगे जाकर, ये भी देखने वाली बात होगी। और लगातार हम नजर तो अपनी बनाए रखते हैं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि झारखंड में जो सीटों का ऐलान जो है वो हो गया है, और महाराष्ट्र में भी आज बैठक हुई है। हालांकि अब देखिए इसके आगे क्या कुछ रहता है, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में तो समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। और इस खबर पर हम आज आपके साथ में जुड़े हैं। हम लगातार आते अपडेट्स पर आपको भी अपडेट करते रहेंगे, देते रहेंगे आपको अपडेट्स, और हमारे साथ आप यूं ही बने रहिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, या किसी अन्य विषय पर आप चाहते हैं कि हम जुड़ें, आपके बीच में आए, तो वो भी आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें दीजिए इजाज़त, होंगे फिर हाजिर आपके बीच, होगी फिर मुलाकात। जय।